हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं उसको हम लोग वन लाइनर फॉर्म में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं 9th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी के बुक को डिस्कस कर चुकी हूँ और सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यदि आप चाहें तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो आइए हम लोग आज 10th क्लास की एनसीईआरटी के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास को डिस्कस करते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे हम लोग संसाधन कहते हैं। जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उसे हम लोग संसाधन कहते हैं और वे सारी वस्तुएं संसाधन कहलाएंगी जो हमारी आवश्यकताओं के लिए ज़रूरी है। संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में बात करें तो इसे उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। समाप्ति के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर भी इसे चार भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। वहीं विकास के आधार पर भी इसे चार भागों में बांटा गया है, संभावित, विकसित, भंडार और संचित कोष। नेक्स्ट है नवीकरणीय युग संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, पुनः यहाँ पर नवीकरणीय युग संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सतत अथवा प्रवाह, जिसके अंतर्गत पवन तथा जल को रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ जैव संसाधन, जिसके अंतर्गत वनस्पति, वन्य प्राणी, जीव को रखा गया है। इसके अलावा अनवीकरणीय युग संसाधन को भी दो भागों में बांटा गया है, पुनः चक्रीय और अचक्रीय। पुनः चक्रीय के अंतर्गत वैसे संसाधन आते हैं जिनका पुनः चक्रण करके पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे धातु हो गया, इसको हम लोग पुनः चक्रित करके पुनः उपयोग में ला सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अचक्रीय संसाधन, जिसको जिसके अंतर्गत जीवाश्म ईंधन को शामिल किया गया है और ये पुनः चक्रण नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन तथा पशुधन आदि किस प्रकार के संसाधन हैं। तो फ्रेंड्स, ये जैव संसाधन है, क्योंकि इनमें जीवन पाया जाता है और ये इनकी प्राप्ति जो होती है जीव मंडल से होती है। और वहीं अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कि निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जैसे कि पत्थर हो गया, धातु हो गया, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। सिंपल उसे अजैव संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल तथा वन्य जीवन किस प्रकार के संसाधन है। तो फ्रेंड्स, ये नवीकरणीय युग संसाधन है। नेक्स्ट है खनिज और जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधन है। तो वे अनवीकरणीय संसाधन है जिनके बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और ये लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल के द्वारा बनते हैं। नेक्स्ट है सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार किसे दिया है। तो फ्रेंड्स, इसका अधिकार शहरी विकास प्राधिकरण को दिया गया है। नेक्स्ट है कितने समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन पर राष्ट्र का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री मील। नेक्स्ट है इसका आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील। नेक्स्ट है तट रेखा से कितने मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 समुद्री मील। नेक्स्ट है किस देश के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी से मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। तो वो अपना देश भारत है। नेक्स्ट है भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा संभावी संसाधन के अंतर्गत राजस्थान और गुजरात में पाए जाने वाले पवन और सौर ऊर्जा को रखा गया है। और संभावित संसाधन ये संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, क्योंकि अभी तक इनका सही ढंग से विकास नहीं हो पाया है। नेक्स्ट है पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये किस प्रकार के संसाधन है। तो फ्रेंड्स, प्रौद्योगिकी के अभाव में इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है लेकिन पर्यावरण में उपलब्ध है और मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। ये संसाधन भंडार संसाधन होते हैं, जैसे कि जल में मौजूद ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया, जिनका प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। नेक्स्ट है बांधों में जल, वन आदि किस प्रकार के संसाधन है। तो फ्रेंड्स, ये संचित कोष संसाधन के अंतर्गत रखे गए हैं। नेक्स्ट है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से कौन कौन सी वैश्विक परिस्थितियां संकट पैदा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसके चलते भूमंडलीय तापन में वृद्धि हुआ है, ओजोन परत का क्षय हुआ है, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण आदि समस्याएं संसाधनों के अंधाधुंध शोषण के कारण उत्पन्न हुआ है।
नेक्स्ट है सतत पोषणीय आर्थिक विकास का क्या अर्थ है। तो फ्रेंड्स, सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे, उसको हम लोग सतत पोषणीय आर्थिक विकास की श्रेणी में रखेंगे। नेक्स्ट है पहला पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स, पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना था। नेक्स्ट है एजेंडा 21 का संबंध है। तो फ्रेंड्स, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में एजेंडा 21 को लाया गया था। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। नेक्स्ट है एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे और अपने स्तर पर कार्य करे। नेक्स्ट है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में किस सिद्धांत पर सहमति जताई गई। तो फ्रेंड्स, इस सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई गई थी। इसके अलावा 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को भी इस सम्मेलन में स्वीकृति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ खनिजों और कोयला की प्रचुरता के लिए प्रसिद्ध है। वहीं जल संसाधन प्रचुर मात्रा में अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, परंतु यहाँ पर मूल विकास की कमी है। इसके अलावा राजस्थान में पवन तथा सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायता पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जल संसाधनों की कमी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन TRE के एग्जाम में पूछे गए हैं। वहीं लद्दाख के बारे में बात करें तो लद्दाख जो है सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु जल आधारभूत अवसंरचना तथा खनिजों की यहाँ पे कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है संसाधन नियोजन कैसी प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स, संसाधन नियोजन एक प्रकार की जटिल प्रक्रिया है। इस नियोजन में शामिल सोपान निम्नलिखित हैं। पहला है देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करना तथा उनकी तालिका बनाना। दूसरा है संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। और तीसरा है संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। ये सभी संसाधन नियोजन के सोपान हैं। इसको अपनाकर हम लोग संसाधन को नियोजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति का प्रयास किस पंचवर्षीय योजना से किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका प्रयास प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही किया गया है। नेक्स्ट है किसके अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तन के अभाव में विकास केवल संसाधनों की उपलब्धता से ही संभव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स, यह कथन महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत पहली बार कब की गई थी। तो फ्रेंड्स, इसकी वकालत पहली बार 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम में की गई थी। नेक्स्ट है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स, इसके लेखक है सुमेसर और इसको लिखा गया था 1974 ईस्वी में और इसमें गांधी जी के दर्शन की पुनरावृत्ति किया गया है। नेक्स्ट है सतत पोषणीय विकास की संकल्पना किस आयोग के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो फ्रेंड्स, इसकी संकल्पना 1987 में ब्रुटलैंड्स आयोग के रिपोर्ट में प्रतिपादित किया गया था और इसका शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर, यानी हमारा साझा भविष्य। नेक्स्ट है पर्वत पूरे भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 30% भाग पर पर्वत जो है विस्तृत है। वहीं मैदान 43% भाग पर और पठार 27% भाग पर विस्तृत है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में मैचिंग में पूछा जा सकता है। मैदान जो है कृषि व उद्योग विकास के लिए अनुकूल है। वहीं पर्वत जो है 12 नदियों तथा पर्यटन विकास के लिए अनुकूल है। इसके अलावा पठारी क्षेत्र जो है खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है वैसी भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो उसे किस भूमि के अंतर्गत रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे कृषि योग्य बंजर भूमि के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट है वर्तमान प्रतिभूमि किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, वर्तमान प्रतिभूमि उस भूमि को कहा जाता है जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं की गई हो।
नेक्स्ट है वैसी भूमि जिस पर 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई हो उसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स वर्तमान प्रतिभूमि इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है जब एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उसे सकल कृषि क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है भू उपयोग को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसको निर्धारित करने वाले कारक है भू आकृतिक, जलवायु, मृदा के प्रकार, जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति एवं परंपराएं जो हैं वे सभी मिलकर भू उपयोग को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग के भू उपयोग के आंकड़े उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स 93% भाग के भू उपयोग के आंकड़े वर्तमान में उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांत में असम को छोड़कर अन्य प्रांत के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पाक और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण अभी तक नहीं हुआ है। नेक्स्ट है भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से पर खेती हो सकती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 54% भाग पर अभी वर्तमान में खेती की जा सकती है। पंजाब और हरियाणा में 80% भाग पर खेती होती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% भूभाग पर ही खेती की जाती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका जो बचा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।